हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। यूपी पॉलिटेक्निक का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया होगा और जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो जा करके परिषद की वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर जा करके फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप E1 बायोलॉजी के लिए क्लासेस, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। पिछले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके देख सकते हैं। आज की ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे एमसीक्यू आपको यहां पर प्रदर्शित होंगे, स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ठीक इसी प्रकार के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर सेट्स पर दिखाई देगा और उनमें से किसी एक पर आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके क्लिक करना होगा, क्योंकि परीक्षा आपकी जो है वो ऑनलाइन होगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति है, एक जीनी वंशागति, लिंग सहलग्न या फिर बहुजीनी या फिर बहुविकल्पी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। मानव में त्वचा के रंग की जो वंशागति है वो पॉलीजेनिक है। कैसा है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे कुछ साथियों को नहीं समझ में आया होगा तो इसकी थ्योरी की क्लासेस आपको पेड बैच में मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया है वो फीस इसका 199 रुपए है, वो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसको अपने फ़ोन में सेव करेंगे और मैसेज करेंगे और वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ज्वाइन ग्रुप E1 बायोलॉजी। उसके बाद पेमेंट करेंगे, बाद में आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। टीच मिनट पर हमारी क्लासेस होती हैं, तो देर नहीं करिए, समय आपके लिए बहुत कम है। जल्द से जल्द बैच जरूर ज्वाइन करें, उससे आपका 100% लाभ होने वाला है। तो प्रश्न संख्या पहला है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति है तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव में 23वें जोड़े, ध्यान से सुनिएगा, 23वें जोड़े के गुणसूत्र की एकल सूत्रता से होता है। अब देखिए, मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23-23 के पेयर में पाए जाते हैं। कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23वां गुणसूत्र होता है वो कैसा गुणसूत्र होता है, वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो देखिए, लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता से क्या होता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता से क्या होता है। तो 4 विकल्प स्क्रीन पर है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी है थैलेसीमिया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टर्नर सिंड्रोम का कंडीशन बनता है ये ऐसा होता है 44+X, एक ही X क्रोमोसोम पाया जाता है और ये अगर दिखाई देता है तो इसमें शरीर जो है अल्प विकसित रह जाता है, शरीर मानव का स्त्री के समान रहता है और वो कैसे होते हैं, बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं, अर्थात रिप्रोडक्टिव फैसिलिटी उनमें उपलब्ध नहीं होती है, या सिंपल भाषा में समझिए कि वे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मानव में 23वें जोड़े के गुणसूत्र की एकल सूत्रता से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम नाम का एक आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वर्णांधता का जीन उपस्थित होता है Y गुणसूत्र पर, X गुणसूत्र पर, दोनों पर या फिर कहीं भी उपस्थित हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं भी नहीं उपस्थित होता, कहीं भी उपस्थित नहीं होता है। या तो वो Y गुणसूत्र पर पाया जाता है या तो फिर वो X गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या जो तीसरा है इसका क्या राइट आंसर होगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मनुष्य में वर्णांधता का जो जीन होता है वो X गुणसूत्र पर, X क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। अब वर्णांधता आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है वो व्यक्ति लाल कलर और हरे कलर में अंतर नहीं बता पाते हैं और ऐसे व्यक्ति रेलवे में ड्राइवर की जॉब नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, डीएनए की द्विरज्जुकीय डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर संरचना प्रस्तुत की थी नीरनबर्ग ने, कोरेनबर्ग ने,
होले ने या फिर वाटसन तथा क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने। तो सबसे पहले यहां एक बात और क्लियर कर लीजिए, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग 11, 12, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं। इसका पूरा नाम में कंफ्यूजन रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कई लोग डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बताते हैं, कई लोग डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बताते हैं। तो ये इस तरह से गलत हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो डीएनए का पूरा नाम होता है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डी से होता है डी ऑक्सी राइबो, एन से होता है न्यूक्लिक और ए से होता है एसिड। इसी प्रकार से जब आरएनए का पूरा नाम पूछा जाता है तो कई लोग राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं, जो कि गलत है। यहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब के ही बड़े बड़े टीचर्स ने इस प्रकार की गलतियां की है, ठीक है। तो देखिए, आरएनए का जो पूरा नाम है, आर से होता है राइबो न्यूक्लिक, आर से होता है राइबो, एन से होता है न्यूक्लिक और ए से क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। फिर से सुन लीजिएगा, यहां पर आर से होगा राइबो, एन से होगा न्यूक्लिक और ए से क्या होगा, एसिड होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, डीएनए की द्विरज्जुकीय संरचना, अंग्रेजी में बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर किसने प्रस्तुत की थी, तो वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की थी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षारक बेस पेयर, क्षारक जोड़ा, तो कहते हैं अंग्रेजी में बेस पेयर, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा क्षारक जोड़ा है, बेस पेयर है, जो डीएनए में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन यूरेसिल। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन साइटोसिन, तो इसमें भी यूरेसिल दे करके गुड़ गोबर कर दिया गया, क्योंकि डीएनए में क्या है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। उसमें पूछा जाता है कि थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल ए ऑप्शन में है, गलत हो जाएगा। यूरेसिल बी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ये चारगाफ का स्ट्रक्चर, जब चारगाफ का रूल जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, चारगाफ के रूल के हिसाब से एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाता है कितने, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो ये डीएनए में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उपर्युक्त सभी तो सही नहीं होगा, क्योंकि हमने इन दोनों को गुड़ गोबर कर दिया है, ए और बी को, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में अनुपस्थित होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि थाइमिन वो क्षारक है जो आरएनए में अनुपस्थित होता है। इसकी जगह पर देखिए ऑप्शन सी है यूरेसिल, यही जो है आपका पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा क्षारक अनुपस्थित होता है, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए सोल्यूबल आरएनए कहलाता है। तो देखिए 4 विकल्प स्क्रीन पर है, आरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है और एचएनआरएनए है। इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टीआरएनए क्या कहलाता है, घुलनशील आरएनए या फिर सोल्यूबल आरएनए कहलाता है। इसका पूरा नाम क्या होगा, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, स्थानांतरण राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहां पर यह क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, आरएनए से संबंधित, आरएनए के एकल सूत्र से जुड़ा राइबोसोम जटिल क्या कहलाता है, यानी कि राइबोसोम कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है। यह नीट फेज फर्स्ट का 2016 का पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएनए के एकल सूत्र से जुड़ा हुआ राइबोसोम जटिल या राइबोसोम कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है। 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है पॉलीसोम, दूसरा है पॉलीमर, सी है ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड और डी है आपका ओकाजाकी खंड, ठीक है। बैच में बिल्कुल सब क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब YouTube पे अगर पढ़ाते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट का सिलसिला बहुत ज्यादा आ जाता है। बुक्स के मालिक कंपनी क्या करते हैं, कॉपीराइट दे देते हैं, ठीक है। तो जब आप प्राइवेट में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। तो आरएनए के एकल सूत्र से अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एग्जामपुर चैनल डिलीट हो गया था, 25 के 25 चैनल शायद डिलीट करवा दिए गए थे, लेकिन बाद में बहुत ही मान मनोवल के बाद चैनल सब के सब वापस आ गए। लेकिन क्या था, उसमें किताब से पढ़ा दिया गया था, सेम टू सेम, है ना। तो देखिए आरएनए के एकल
एकल सूत्र से जुड़ा राइबोसोम जटिल क्या कहलाता है? पॉलीसोम कहलाता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। लैक ओपेरान की अभिव्यक्ति हेतु किसकी प्रेरक के रूप में आवश्यकता होती है? यानी कि लैक ओपेरान को चलाने वाला कौन होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज या फिर लैक्टोज व गैलेक्टोज है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लैक ओपेरान की अभिव्यक्ति हेतु किसकी प्रेरक के रूप में आवश्यकता होती है? तो लैक्टोज की प्रेरक के रूप में, ठीक है, आवश्यकता होती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रारंभक कोडान अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएशन कोडान? तो निम्न में से कौन सा प्रारंभक कोडान है? प्रारंभक कोडान की बात करें तो चार विकल्प स्क्रीन पर देखिए। यहां पर AUG दिया है, UGA दिया है, UAA दिया है या फिर UAG दिया है, UAG दिया है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभक कोडान कौन होता है? AUG क्या होता है? प्रारंभक कोडान होता है। इनिशिएशन कोडान होता है। यह भी आपका नीट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए। टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? बिल्कुल लेवल के प्रश्न यहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है? चार स्पीसीज और जीनस के साथ नाम दिए गए हैं। पहला है थर्मस एक्वेटिकस, बी ऑप्शन है थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, सी ऑप्शन है बेसिलस सबटिलिस और डी ऑप्शन है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो थर्मस एक्वेटिकस से टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या है। निम्न में से किसको वायुमंडलीय प्रदूषण एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसको वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहां पे चार स्पीसीज आपको, चार विकल्प आपको दिख रहे हैं। पहला है लैपिडोप्टेरा, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है लाइकोपर्सिकान या फिर चौथा है आपका लाइकोपोडियम। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन। निम्न में से किसको? तो लाइकेन को क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के संकेतक के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लाइकेन है ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गल कंपोनेंट शामिल होता है और फंगल कंपोनेंट क्या है? शामिल होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझाएंगे लाइकेन भी, लेकिन थ्योरी की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होगी, है ना। चलिए अगला है जीवाश्म, इसी को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। ये प्रमुखता पाए जाते हैं। जीवाश्म या फिर फॉसिल प्रमुखता पाए जाते हैं। चार विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक में, बी ऑप्शन है इग्नियस रॉक में, आग्नेय चट्टानों में, सी ऑप्शन है रूपांतकारी या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान में, या फिर किसी भी प्रकार की चट्टान में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जीवाश्म या फिर फॉसिल मुख्यतया पाए जाते हैं भैया अवसादी चट्टान, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? सभी लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। साथियों आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे बिजली हड़ताल चल रहा है तो चार्जिंग की बड़ी यहां पर समस्या हो रही है, लेकिन आगे क्लासेस लंबी होंगी। स्टूडियो सेटअप तैयार हो गया है, बिल्कुल बोर्ड वगैरह रेडी है। थ्योरी की क्लासेस 2-3 दिनों में प्रोवाइड होने लगेंगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस हो रही हैं आपके काम भर की। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो आप लोग इन क्लासेस को भी पढ़िए। मैं एक क्वेश्चन के पीछे 2-4 क्वेश्चन जरूर बताता हूँ, और पिछले वर्ष की कक्षाओं को भी जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।